हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बाकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। सो आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शंस में मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स है। पहले अगर थर्ड ऑप्शन में देखें ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन, सो ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन करा है कि ये किसी भी जेनेटिक कोड से कोड नहीं होते, इनके कोडॉन्स ही अवेलेबल नहीं होते, तो ये इनकॉर्पोरेट कैसे होंगे किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में। एंड येस, और ये दोनों जो होते हैं ये हमारे यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे कि ऑर्निथिन के साथ आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट ऐड होता है एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन एंड एस्पार्टेट से आपका ऑर्निथिन बनता है यूरिया साइकिल में। तो यही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड। इसमें कुछ एमएसक्यूज़ भी हैं और ये मैंने गेट के पीवाईक्यूज़ लिए हैं क्योंकि उनका और बाकी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा सा सेम रहता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, मेमेलियन सेल्स कल्चर्ड एट लो टेम्परेचर 25 to 30 डिग्रीज लीड्स टू एन इंक्रीज स्टीरॉल कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। एलिवेटेड स्टीरॉल्स इन द मेम्ब्रेन रिजल्ट इज। तो आपको पता ही होगा कि जो स्टीरॉल्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स का अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। तो यही ऑप्शन आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा, डेट इट लीड्स टू एन एनहांसमेंट इन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। बाकी सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा परमिबिलिटी टू वाटर में, एंड डिक्रीज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज ही होगी इससे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है कि विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो ये एमएसक्यू है बिकॉज इट इज asking about one or more of the statements describes the addition of n nucleotides during the rearrangement of immunoglobulin heavy chain encoding chain। तो आपको पता ही है एंटीबॉडी की रीअरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो चलो हम ऑप्शंस रीड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ n न्यूक्लियोटाइड्स इज टेम्पलेट एनकोडेड। तो इसके बारे में अगर नहीं भी पता तो इसको एलिमिनेट छोड़ दो इसको। सेकेंड क्वेश्चन पे फॉरवर्ड ऑन मूव करते हैं। n न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज के बारे में बता रखा है, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इसमें भी रीअरेंजमेंट की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। एंड थर्ड ऑप्शन है, तो जैसे कि ये एमएसक्यू थर्ड है कि एडेड न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन इन वीडी एंड डीजे जंक्शन। यस, ये भी सही है क्योंकि हमारा जब एंटीबॉडीज़ का रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें वीडीजे रीअरेंजमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इम्यूनोलॉजी में। तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और हम फोर्थ ऑप्शन देखें, एन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो करता है लेकिन वो बिल्कुल न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, वो रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि रेप्लिकेशन में वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड द बैकबोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, राइट, एंड मैच द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट। तो इसमें ना आपको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स दे रखे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स दे रखे हैं। ये इंटरमीडिएट्स अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें इनको मैच करना है। जैसे कि अब फर्स्ट दे रखा है अल्फा कीटोग्लूटेट। तो अल्फा कीटोग्लूटेट आप सबको पता होगा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अल्फा कीटोग्लूटेट ग्लूटामेट को प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका इंटरमीडिएट है, तो ऑब्वियसली बी का सेकंड ही होगा। तो हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में बी का सेकंड दे रखा है। तो हमें ए में दे रखा है, लास्ट इसका थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया है, कोई नहीं, उसको इग्नोर कर देना आप लोग। तो इसका ए और डी ऑप्शन है, बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। राइबोस 5 फॉस्फेट आपको पता है पेंटोस फॉस्फेट पार्ट में होता है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट किसको प्रोड्यूस करेगा, हिस्टिडीन को। तो ये थोड़ा सा आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइबोस 5 फॉस्फेट हिस्टिडीन का प्रोडक्शन करेगा, तो क्यू का आपका हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ऑप्शन में है तो अभी यही दोनों बचे। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये किसको प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा ग्लूटामेट हो चुका है, हिस्टिडीन हो चुका है, स्पार्टेट बचा है, फिनाइलएलेनिन और सेरीन। तो अगर आप लोग देखेंगे हाँ, सो अगर आप लोग देखेंगे कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा फॉर्मेशन करते हैं सेरीन का। और फॉस्फेनॉल पायरुवेट आपने पढ़ा होगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो होता है फिनाइलएलेनिन के पार्ट का एक इंटरमीडिएट होता है, तो ये फिनाइलएलेनिन को प्रोड्यूस करेगा, वाइल ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये सेरीन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन आपको पता ही होगा कि H+ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो वो ये कैमियोस्मोटिक थ्योरी उसी के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो ये भी हमारा MSQ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ऑब्वियसली येस इट इज़ यूज फॉर ATP सिंथेसिस, इट इज़ नॉट यूज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो नहीं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के लिए सही होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इट इंक्लूड्स अ pH ग्रेडियंट कंपोनेंट, राइट, ये भी सही है। और इट डज नॉट इंक्लूड एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है वो pH ग्रेडियंट से भी बनता है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से भी बनता है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आपका प्रोटॉन्स के ट्रांसफ़र होने से होता है और pH ग्रेडियंट आपका आयंस के ट्रांसफ़र होने से होता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है ये वाला आपका सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको माइकल्स मेंटल इक्वेशन दे रखी है, S की वैल्यू 15 km दे रखी है और हमें रेशियो निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है अभी यहाँ पे लिखने के लिए तो नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका 0.93 to 0.95 तक की रेंज में आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो 15/16 आ जाएगा और इसका फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ईजी है। तो ये भी गेट में आपका पूछे जाते हैं, ये नेट में आता है। उसके बाद फिर है कि येस 5250 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड विद 10 नेगेटिव सुपर कॉइल्स विल हैव अ लिंकिंग नंबर ऑफ। तो लिंकिंग नंबर जैसे कि आपको पता होगा, और इसमें आपके बेस पेयर्स भी दे रखे हैं। लिंकिंग नंबर होता है ट्विस्ट प्लस ब्रिट। तो इसमें आपको बेस पेयर दे रखे हैं, तो इसका जो जर्नल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, आप इसमें बेस पेयर्स को ये नंबर ऑफ़ बेस पेयर से डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके 5 टाइम्स है, तो आपके आ जाएंगे 500। तो 500 आपके बेस पेयर्स आ जाएंगे और फिर 500 में से आप नेगेटिव सुपर कॉइल से तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर 490 आ जाएगा। आप सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अब हम इस पे चलते हैं, ये भी शायद आपका MSQ क्वेश्चन ही है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो ये भी आपका MSQ क्वेश्चन ही है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि इसमें भी आपका करेक्ट कुछ ऑप्शन पूछ रखा है, तो जैसे कि ये, हाँ, तो ये आपका ना माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट पे है। फर्स्ट है कि मैनो 6 फॉस्फेट रेसिड्यूज आर इन्वॉल्व इन टारगेटिंग प्रोटीन्स टू लाइसोसोम्स, राइट। मैनो 6 फॉस्फेट जो होता है एक स्पेसिफिक रेसिड्यू होता है जो आपके प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसी रेसिड्यू से पता चलता है कि ये वाले जो प्रोटीन्स है ये आपके लाइसोसोम को डायरेक्टेड होंगे। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। सेकेंड है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट इज एडेड बाय positively charged protein amino acid residues at the end terminal and the internal hydrophobic segments. ये भी आई थिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू इज एडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स एट एंड टर्मिनल। येस, ये भी सही है कि जो आपका एंड टर्मिनस होता है ना, उसके ऊपर आपका सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू ही वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में जाते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग देखेंगे तो उसके अंदर एक बेसिक रेसिड्यू यही होता है जिसकी क्लीविंग हो जाती है, फिर वो जो माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में एंटर कर जाता है। थर्ड है द रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन द ईयर लिमेंट रिक्वायर्स अ KDL सीक्वेंस, राइट। KDL सीक्वेंस डिफाइन करता है कि ये वाला जो प्रोटीन है ईयर के लिमेंट में ही स्टे करेगा और अगर ये बाहर भी जाता है तो वापस वहीं पर आ जाता है। अब है कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन एन अनफोल्डेड कन्फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल गलत है। अनफोल्डेड कन्फॉर्मेशन में वो कभी ट्रांसफ़र नहीं होते, वो फोल्डेड कन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इवन इसमें शेप्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं कि वो ये इंश्योर करके रखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी इनकरेक्ट फोल्डिंग ना हो, और अगर इनकरेक्ट फोल्डिंग होती भी है तो वो उनको सही कर देते हैं। तो शेप्ट्रॉन्स का ये काम है। तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट और फोर्थ आपका रॉन्ग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मैमल सेल्स, तो बहुत ईजी है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स आर नोन एज। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होंगे? टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, माइलॉइड तो ऑब्वियसली नहीं होंगे और लिम्फॉइड भी नहीं होंगे, तो ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अगर आपसे अपना डिफरेंस पूछो, वैसे मैंने मेंशन कर ही रखा है इसमें कि टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट में क्या डिफरेंस होगा। तो ये होता है कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक ये प्लेजेंटा के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें तो ये सारे सेल्स एंटायर ऑर्गेनिज्म को ये बना सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ प्लेजेंटा का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वाइल ये नहीं कर सकते हैं।